जय हिंद व्यूअर्स। इतिहास की बड़ी फेमस कोटेशन है, युद्धों में नहीं कभी हारे हम, डरते हैं छल चंदों से, हर बार पराजय पाई है अपने घर के जय चंदों से। आज मैं ये कोटेशन क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज टुडे इज 21st ऑफ मई। आज 21 मई की तारीख है। 21 मई 1991 ये वो तारीख थी जब हमारे देश के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को एसेसिनेट किया गया था। एसेसिनेशन मतलब प्लान्ड मर्डर, प्लान करके इनका मर्डर किया गया था। वो प्रधानमंत्री जो महज 40 साल की उम्र में देश का प्रधानमंत्री बना, वो आदमी जिसने भारत में डिजिटल इंडिया के सपने को साक्षात्कार किया, इसको आगे बढ़ाया, भारत में पहली बार सुपर कंप्यूटर दिया, टेलीकम्युनिकेशन की शुरुआत की, और इसी की तरह न जाने कितने बड़े कड़े और साहसी फैसले लेने वाले राजीव गांधी का आज की डेट में निधन हुआ। इसीलिए हम 21 ऑफ मई को हर साल क्या सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल एंटी टेररिज्म डे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे कि आखिर वो क्या कारण थे जिसकी वजह से राजीव गांधी का एसेसिनेशन हुआ। आखिर कौन है तमिल टाइगर्स जिन्होंने राजीव गांधी का एसेसिनेशन अटेम्प्ट प्लान किया? वेल्लू पिल्लाई प्रभाकरन का नाम आपने सुना होगा। पूरा देश सदमे में था 21 मई 1991 को। राजीव गांधी के फ्यूनरल में एक भारी भीड़ उमड़ी थी, क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करें इंदिरा गांधी का निधन हो चुका था। वेल्लू पिल्लाई प्रभाकरन जो तमिल टाइगर्स लिट्टे का हेड हुआ करता था, श्रीलंका के जाफना वाले रीजन से ऑपरेट करता था। तो हम बात करेंगे थोड़ा श्रीलंकन सिविल वॉर की, और श्रीलंकन सिविल वॉर में मुख्य आदमी लिट्टे का प्रमुख वेल्लू पिल्लाई प्रभाकरन। मेरा नाम भी प्रभाकर प्रताप सिंह है, मगर मेरे में और इसमें क्या अंतर है? अगर हम बात करें तो ये एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेड था, और मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं एनडीए फील्ड में एक बेहतर टीचर अपने आप को मानता हूं, और ये आगे भी आप देखेंगे। चलिए, ये एम्बलम। फिर इसके बाद अगर हम देखेंगे, इससे पहले भी राजीव गांधी पे एसेसिनेशन अटेम्प्ट किया गया था जब ये श्रीलंका में गए थे। गार्ड ऑफ ऑनर इनको दिया गया था। और ऑपरेशन पवन जो 1987 में कंडक्ट हुआ, या यूं मानिए यही ऑपरेशन पवन जिसकी वजह से राजीव गांधी को अपनी जान गंवानी पड़ गई। ऑपरेशन पुमलाई की भी बात करेंगे, क्या था ये। और साथ ही साथ अगर हम बात करें इस वीडियो में, हम श्रीलंका के थोड़ा बैकग्राउंड की बात करेंगे, क्योंकि श्रीलंकन सिविल वॉर ही राजीव गांधी के एसेसिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आर्मी में एक शब्द है कोलेटरल डैमेज। हिंदी में अगर हम कहें तो गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तो वही कुछ हुआ कि भाई चीजें हो रही थी श्रीलंका में, गृह युद्ध चल रहा था श्रीलंका में, मगर उसका असर भारत में देखा गया, और भारत को इसके लिए एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले श्रीलंकन सिविल वॉर की शुरुआत कैसे होती है, श्रीलंका के थोड़े से बैकग्राउंड की बात करते हैं। आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये श्रीलंका का पॉलिटिकल मैप है। क्या है? श्रीलंका का पॉलिटिकल मैप है। अगर हम बात करें श्रीलंका के पॉलिटिकल मैप में, अगर आप देखेंगे तो ये इंडिया है, इंडिया का तमिलनाडु वाला रीजन, और ये श्रीलंका है। इंडिया को श्रीलंका से कौन सी वाटर बॉडी डिवाइड करती है? इसे कहते हैं पाक स्टेट। क्या कहते हैं? पाक स्टेट। सर रॉबर्ट पाक एक इंग्लिशमैन था, उसके नाम पे ये पाक स्टेट रखा गया। अगर हम बात करें, श्रीलंका को पुराने समय में साइलॉन बोला जाता था। क्या बोला जाता था? श्रीलंका को पुराने समय में साइलॉन बोला जाता था। और अगर हम बात करें 19th सेंचुरी में श्रीलंका में अगर हम बात करें, ब्रिटिशर्स की एंट्री होती है, और जब ब्रिटिशर्स की एंट्री होती है तो अगर हम बात करें, ये यहां पे मॉडर्न
एजुकेशन सिस्टम का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। और जब मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं तो यहां पे रह रहे, अगर हम श्रीलंका की एथनिसिटी की बात करते हैं तो नदन श्रीलंका ये हो गया और ईस्टर्न श्रीलंका ये हो गया। नदन और ईस्टर्न श्रीलंका वाले रीजन में अगर हम बात करें तो कौन रहते थे? इंडियन तमिल्स रहते थे। कौन रहते थे? इंडियन तमिल्स रहते थे। और अगर हम बात करें श्रीलंका के रेस्ट ऑफ द पार्ट, दैट मीन्स श्रीलंका के सेंट्रल पार्ट में और सदर्न पार्ट में जो लोग रहते हैं उन्हें सिंगलीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिंगलीज बोला जाता है। दैट मीन्स अगर हम बात करें दो एथनिक कम्युनिटी के लोग श्रीलंका में ज्यादा तौर पे रहते हैं, एक सिंगलीज और दूसरे इंडियन तमिलियंस। इंडियन तमिलियंस नदर्न रीजन, पर्टिकुलरली जाफना वाला रीजन, और ये ईस्टर्न रीजन। इंडियन तमिलियंस का अगर आप रिलीजन देखेंगे तो इनका जो रिलीजन है वो है हिंदुज्म। क्या? ये हिंदुज्म को फॉलो करते हैं। और सिंगलीज की अगर हम बात करें तो ये बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। बुद्धिज्म में भी एक वैरायटी है, उसे कहते हैं थेरावाड़ा बुद्धिज्म। कौन सा बुद्धिज्म? थेरावाड़ा बुद्धिज्म को सिंगलीज पीपल फॉलो करते हैं। इंडियन तमिलियंस की लैंग्वेज अगर हम बात करें तो तमिल है, और सिंगलीज की जो लैंग्वेज है वो सिंगलीज है। ठीक है। अब अगर हम बात करें, जब ब्रिटिशर्स यहां पे श्रीलंका में एंटर किए तो ये मॉडर्न एजुकेशन का कॉन्सेप्ट लेके आए, और मॉडर्न एजुकेशन के कॉन्सेप्ट में इन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज उतार दिए श्रीलंका में। कॉन्वेंट स्कूल खुलने लग गए, और कॉन्वेंट स्कूल खुलने लग गए तो इससे पढ़ाई को बढ़ावा मिला श्रीलंका में। और सबसे ज्यादा यहाँ पे एजुकेटेड क्लास जो उभर के सामने आई वो इंडियन तमिलियंस थे। कौन थे? इंडियन तमिलियंस थे। धीरे धीरे अगर हम बात करें आगे चल के, जब ब्रिटिशर्स ने पूरी तरीके से अपना यहाँ पे रूल एस्टेब्लिश किया तो अब जाहिर सी बात है वो गवर्नमेंट जॉब्स में किसे प्रेफरेंस देंगे? जिसे इंग्लिश आती है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है। तो इंडियन तमिलियंस को मौका मिलने लग गया। और इंडियन तमिलियंस अगर हम बात करें सिविल सर्विसेज और अदर गवर्नमेंट जॉब्स और आर्मी वगैरह वगैरह में, सब में इनकी एंट्री होने लग गई। दैट मीन्स ये एक तरीके से एलिट क्लास के लोग बनने लग गए। मगर अगर हम बात करें 1948 में श्रीलंका आजाद होता है। कब? 1947 में भारत आजाद होता है और 1948 एक साल बाद श्रीलंका को आजाद कर दिया जाता है। और जब श्रीलंका आजाद होता है तो श्रीलंका में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आती है। क्या आती है? श्रीलंका में अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आती है। दैट मीन्स लोकतंत्र आता है। और लोकतंत्र आप जानते हैं कि जनता का रूल, जनता दैट मीन्स मेजॉरिटी रूल। अगर हम बात करें श्रीलंका में सिंगलीज की जो जनसंख्या है वो 70 से 75% है। कितनी है? 70 से 75% है। जबकि उसके विपरीत इंडियन तमिलियंस का जो पॉपुलेशन है वहां पे 15% है। तो अब जब डेमोक्रेसी आ गई तो भाई मेजॉरिटी रूल करेगा, दैट मीन्स सिंगलीज रूल करेंगे। जो भी पॉलिसी फ्रेम की जाएगी, जो कुछ भी होगा, सिंगलीज वहां पे रूल करना शुरू करेंगे। तो अगर हम बात करें तो सिंगलीज ने देखा कि भाई तमिलियंस अभी तक हावी थे, तो सिंगलीज ने गवर्नमेंट जॉब्स में अपने लोगों को प्रायोरिटी देने के लिए क्या किया? 1956 में एक अहम कदम उठाया। 1956 में अगर हम बात करें तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने सिंगलीज को, कौन सी लैंग्वेज को? सिंगलीज को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे अनाउंस कर दिया। किसके तौर पे? ऑफिशियल, या यूं कहें नेशनल लैंग्वेज के तौर पे इसको डिक्लेयर कर दिया। नेशनल लैंग्वेज के तौर पे इसको डिक्लेयर करने का मतलब अब तमिलियंस को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको जॉब करनी है तो जॉब के लिए आपको सिंगलीज लैंग्वेज आनी चाहिए। मगर इनको कौन सी लैंग्वेज आती है? इनको या तो तमिल आती है, या तो ब्रिटिशर्स ने जो इंग्लिश सिखाई थी वो आती है। तो थर्ड लैंग्वेज इनको आती नहीं। तो अब क्या है? इनको अपने पद से रिजाइन देना पड़ेगा और फर्दर गवर्नमेंट जॉब में जाना इनके लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। और चीजें और तब इंडियन तमिलियंस के लिए ज्यादा वर्स्ट हो गई जब 1970 के दौर में श्रीलंकन गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटी में
तमिलियंस की एंट्री को रेस्ट्रिक्ट किया, मतलब एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में भी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी तमिलियंस की एंट्री को बैन किया जाने लग गया। अब ये माइनॉरिटी में है, 15% है, तो जाहिर सी बात है इनके ऊपर सीधा सीधा असर पड़ रहा है। तो यहीं पे अगर हम बात करें, तमिलियंस के हकों की रक्षा करने के लिए बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप सामने निकल के आते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा जो इंसर्जेंट ग्रुप था, उस इंसर्जेंट ग्रुप का नाम था LTTE। क्या नाम था? LTTE, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर सीलम। लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर सीलम, जिसका अगर हम बात करें एम्बलम था ये दहाड़ता हुआ टाइगर। जो अगर हम बात करें चोला अंपायर में, चोला अंपायर का भी जो एम्बलम हुआ करता था, अगर आप एंशियंट हिस्ट्री में आपने संगम एज पढ़ाओ, चेरास, चोलाज और पंड्यास, तो चोला अंपायर में भी ये रोरिंग टाइगर उनका स्टेट एम्बलम हुआ करता था। उसी को कॉपी करते हुए अगर हम बात करें वेल्लू पिल्लाई प्रभाकरन, कौन? वेल्लू पिल्लाई प्रभाकरन ने क्या किया? ये दहाड़ता हुआ जो टाइगर है, इसी को लिट्टे के LTTE के एम्बलम के तौर पे अनाउंस किया। ठीक है, अब क्योंकि ये तमिलियंस के लिए बहुत प्राइड का भी विषय है, क्योंकि अगर हम बात करें चोला अंपायर साउथ इंडिया में बहुत बड़ा अंपायर हुआ। अब वेल्लू पिल्लाई प्रभाकरन अपने इंडियन तमिलियंस के हकों की रक्षा के लिए आवाज उठाना शुरू करेगा। ठीक है, याद रखिएगा, लिट्टे को अगर हम बात करें तमिल टाइगर्स भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? तमिल टाइगर्स शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो जहां जहां मैं तमिल टाइगर्स की बात करूंगा, दैट मींस इस मिलिटेंट आउटफिट लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर सीलम LTTE की बात हो रही है। ठीक है, तो वेल्लू पिल्लाई प्रभाकरन अब पूरी तरीके से सरकार के खिलाफ जंग लड़ने के लिए तैयार है। 1976 में इसने लिट्टे का फॉर्मेशन कर दिया। किसका फॉर्मेशन कर दिया? तमिल टाइगर्स का फॉर्मेशन कर दिया। अब ये सरकार के खिलाफ सिविल वॉर छेड़ेगा। क्या छेड़ेगा? सिविल वॉर छेड़ेगा, गृह युद्ध जिसे हिंदी में कहते हैं। अब देखिए, आपको ये समझना बेहद जरूरी होगा कि सिविल वॉर आखिर किसे कहते हैं। वॉर तो होती है एक, आपने सुना होगा, मगर वॉर और सिविल वॉर में क्या डिफरेंस है? वॉर तो एक हम दूसरे देश के साथ जो लड़ते हैं, फुल ऑन वॉर, एनिमी नेशंस के साथ हम वॉर लड़ते हैं, जंग लड़ते हैं। जंग जो होती है दो दुश्मन राष्ट्रों के बीच में होती है, मगर जो सिविल वॉर होती है वो अपने देश के ही अंदर होती है। अपने देश के कुछ अराजक तत्व अपनी सरकार के खिलाफ जब जंग छेड़ देते हैं तो उसे सिविल वॉर कहते हैं। जैसे हमारे यहां इंडिया में नक्सलाइट्स ने अलग जंग छेड़ी हुई है। नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो भारत सरकार के फैसलों को नहीं मानते, उनके अपने कुछ कहने। तो सिविल वॉर में जो मिलिटेंट्स होते हैं उनकी डिमांड क्या होती है? या तो वो सरकार की पॉलिसी से खुश नहीं होते, या तो वो अपने आप का एक तरीके से इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहते हैं, या एक पर्टिकुलर एरिया पे कब्जा करना चाहते हैं। तो अगर हम बात करें, लिट्टे का जो मेन टारगेट था वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना। श्रीलंका में जो नदन श्रीलंका और ईस्टर्न श्रीलंका, जहां पे तमिलियंस की जनसंख्या ज्यादा है, उनको मिला के ये एक अलग स्टेट बनाना चाहते थे, जिसे LTTE ये नाम देना चाहते थे, तमिल टाइगर सीलम। ठीक है, तो अब इनके बीच में जंग की शुरुआत हो गई, मगर अभी तक यहां पे इंडिया की एंट्री नहीं देखी गई। अब इसमें इंडिया की एंट्री कैसे होती है वो देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। तो अगर हम बात करें 1976 में ये ऑर्गेनाइजेशन बना, और अगर हम बात करें 1983 तक कोई बड़ी घटना नहीं हुई। दैट मीन्स श्रीलंकन गवर्नमेंट और वेल्लू पिल्लाई प्रभाकरन के बीच में कोई बड़ा संघर्ष नहीं था। मगर 1983 में एक बड़ी घटना को अंजाम देते हैं तमिल टाइगर्स वाले। ये श्रीलंकन आर्मी के 13 सोल्जर्स को मार गिराते हैं, और इसके एवज में श्रीलंकन आर्मी लिट्टे के लगभग 3000 सैनिकों को मार गिराती है, और इसकी वजह से वेल्लू पिल्लाई प्रभाकरन को मौका मिल जाता है। ये जो घटना थी ये श्रीलंकन हिस्ट्री में एक बहुत अहम इंसिडेंट है, क्योंकि अगर हम बात करें, जब 3000 तमिल टाइगर्स को मारा गया श्रीलंकन गवर्नमेंट के द्वारा, तब ये घटना हुई थी जुलाई में। इसीलिए इस घटना को
ब्लैक जुलाई इंसिडेंट बोला जाता था। क्या बोला जाता था? ब्लैक जुलाई इंसिडेंट बोला जाता था। तो ब्लैक जुलाई इंसिडेंट के बाद वेल्लुपिल्लाई प्रभाकरन बौखला गया और इसने श्रीलंकन गवर्नमेंट के खिलाफ फुल फ्लेज्ड सिविल रिबेलियन करना शुरू कर दिया। अब यहां पे अगर हम बात करें इंडिया की एंट्री होनी है, कैसे होगी इंडिया की एंट्री? अगर हम बात करें तो वेल्लुपिल्लाई प्रभाकरन ने जब सरकार के खिलाफ जंग छेड़ दी, अब इंडिया का जो तमिलनाडु वाला रीजन है अगर आप देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं अपना ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी रखता है किसके साथ? ये तमिलनाडु वाला रीजन है और ये जाफना वाला रीजन है, ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है। तो इसके चलते इंडियन तमिलियंस जो थे तमिलनाडु के, वो इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करने लग गए कि आपको श्रीलंका में इंडियन तमिलियंस को सपोर्ट करना चाहिए, उनका प्रोसिक्यूशन हो रहा है श्रीलंकन गवर्नमेंट के द्वारा। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए फिर इंडियन गवर्नमेंट, जो उस समय प्रधानमंत्री हमारे राजीव गांधी थे, और राजीव गांधी ने फिर श्रीलंका में लिट्टे का समर्थन करना शुरू किया। इसका समर्थन करना शुरू किया, लिट्टे का समर्थन करना शुरू किया। उन्होंने कहा हां, अगर श्रीलंका में कोई घटना घटती है तो जाहिर सी बात है उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असर तो इंडिया पे पड़ना ही पड़ना है, तो इंडिया को मीडिएट करना पड़ेगा और इंडिया इंडियन तमिलियंस के फेवर में रहेगा, क्योंकि इंडियन तमिलियंस को अगर फेवर में नहीं रखा गया तो वो तमिलनाडु पे असर डालेगा, जो बड़ा राज्य है साउथ इंडिया में। तो राजीव गांधी ने यहां पे अगर हम बात करें श्रीलंका की मदद करने के लिए ऑपरेशन पूमलाई चलाया। कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन पूमलाई चलाया। जब श्रीलंकन आर्मी इनके ऊपर हावी पड़ी हुई थी तो इनके लिए फूड पैकेजेस डिलीवर किए गए थे। ये इंडियन एयरफोर्स का मेन ऑपरेशन था। इंडियन एयरफोर्स ने कुछ सामान मदद के लिए, लिट्टे की मदद के लिए भेजे, मगर श्रीलंकन गवर्नमेंट ने कहा कि इंडियन गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हो रही है और वो मिलिटेंट्स को सपोर्ट कर रही है। तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने अगर हम बात करें तो ये रिलीफ पैकेज एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। मगर यहां राजीव गांधी ने सीधे तौर पे कह दिया ये एक ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट है, मानवता के आधार पे हम उनकी मदद करना चाह रहे हैं, फूड पैकेजेस सिर्फ डिलीवर कर रहे हैं, अगर आपने इसको दोबारा रोका तो हम इसे सीधे तौर पे वॉर मानेंगे और इंडियन आर्मी श्रीलंका में एंटर करेगी। तो उस समय के जो प्रेसिडेंट थे श्रीलंका के, उनको बैकफुट पे आना पड़ा और 2 दिन बाद जब हमने यही राहत सामग्री दोबारा लिट्टे के लिए भेजी तो श्रीलंकन गवर्नमेंट उसको अपोज नहीं कर पाई और उसको एक्सेप्ट करना पड़ा। फाइनली ऑपरेशन पूमलाई कामयाब हुआ। ठीक है, मगर अगर हम बात करें श्रीलंका में चीजें बड़ी तेजी से बदल रही थी, सिविल वॉर का जो स्तर है बड़े स्तर पे ये चीजें होने लग गई थी। तो श्रीलंकन प्रेसिडेंट इंडियन प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं राजीव गांधी से और इनके बीच में एक एकॉर्ड साइन होता है, एक समझौता होता है। इस समझौते के तहत अगर हम बात करें तो श्रीलंकन प्रेसिडेंट तैयार होते हैं कि हम तमिल मेजॉरिटी वाले जो एरियाज हैं उनको हम ऑटोनॉमी प्रोवाइड करेंगे, स्वायत्ता प्रदान करेंगे। और इसके एवज में आप क्या करेंगे? इसके एवज में आप तमिल टाइगर्स और वेल्लुपिल्लाई प्रभाकरन के लोगों को शांत करेंगे कि किसी भी तरीके का युद्ध नहीं होना चाहिए और श्रीलंका में शांति बहाल होनी चाहिए। इसके लिए राजीव गांधी एग्री करते हैं। मगर वेल्लुपिल्लाई प्रभाकरन को जब इस एग्रीमेंट की बात पता चलती है तो वो भड़क जाता है कि भाई हम सबसे बड़ा इंसर्जेंट ग्रुप है मगर हमसे कोई भी राय मशवरा नहीं लिया गया। तो वेल्लुपिल्लाई प्रभाकरन दिल्ली पहुंचता है राजीव गांधी से मिलने के लिए। राजीव गांधी से मुलाकात करता है। राजीव गांधी कहता है एग्रीमेंट का असर आपके ऊपर किसी तरीके से नहीं पड़ेगा, अगर हम बात करें तो ये सबके वेलफेयर के लिए है। वेल्लुपिल्लाई प्रभाकरन किसी भी तरीके से सहमत नहीं था मगर उसको सहमति दिखानी पड़ी और वो वापस आया। अब लग रहा था सारी चीजें ठीक होंगी। अब श्रीलंका में पीस मेंटेन करने की जिम्मेदारी इंडियन गवर्नमेंट की थी, इसीलिए राजीव गांधी ने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजी। कहां पे? श्रीलंका में भेजी। भारतीय शांति दूत मिशन भेजा गया।
मगर अगर हम बात करें यहां सब कुछ ठीक चल रहा था और एक घटना ने सारी चीजों को बदल के रख दिया। अगर हम बात करें तो श्रीलंका की जो सरकार थी, श्रीलंकन आर्मी थी, उन्होंने कैप्टिविटी में कुछ तमिल टाइगर्स को रखा था, बंधक बना के रखा हुआ था और उनमें से 17 तमिल टाइगर्स की मौत हो गई। इसके लिए वेल्लू पिल्लाई प्रभाकरन ने सीधा इल्जाम श्रीलंकन गवर्नमेंट पे लगाया और इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के ऊपर भी उनका भरोसा नहीं रहा और उन्होंने दोबारा श्रीलंकन गवर्नमेंट के खिलाफ जंग छेड़ दी। ऐसे में इंडिया बौखला गया कि भैया तमिल टाइगर्स वाले ये कैसे अटैक कर सकते, हम आए हैं बीच में मेडिएशन करने, बाप के तौर पे हम आए हैं दोनों के बीच में समझौता करवाने और ये हमारे खिलाफ ही जंग छेड़ दे रहा है। तब ऐसे में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स ने ऑपरेशन पवन, किसके ऑपरेशन पवन के तहत अगर हम बात करें तमिल टाइगर्स को सप्रेस करने के लिए अपनी टीम भेजी। क्या भेजी? अपनी टीम भेजी। इसके तहत ऑपरेशन पवन के तहत, ये देखिए ऑपरेशन पवन के तहत हमारे लोग वहां पे उतरे और लेटे से इन्होंने पंगा लिया। मगर इसमें इंडियन आर्म फोर्सेस की बड़ी किरकिरी हुई क्योंकि लगभग 1500 सोल्जर्स भेजे गए थे जिसमें से 1200 सोल्जर्स को उन्होंने मार गिराया क्योंकि वेल्लू पिल्लाई प्रभाकरन गुरिल्ला वॉरफेयर में माहिर था। किसमें माहिर था? गुरिल्ला वॉरफेयर में माहिर था और उसके पास एक पैरेलल मिलिट्री हुआ करती थी। अगर हम बात करें वेल्लू पिल्लाई प्रभाकरन की तो वेल्लू पिल्लाई प्रभाकरन का एक मिलिटेंट विंग हुआ करता था, मिलिट्री विंग, और एक पॉलिटिकल विंग। मिलिट्री विंग सेना को देख रेख करता था और पॉलिटिकल विंग सत्ता में जो चीजें हो रही हैं कि किस तरीके से गवर्न करना अगर हम सत्ता में आते हैं। और साथ ही साथ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तरह इनके पास भी एक प्रॉपर मिलिट्री हुआ करती थी जिसमें अगर हम बात करें इनके पास नेवी में जो मिलिट्री के लोग हुआ करते थे उन्हें सी टाइगर्स बोला जाता था। एयरफोर्स में जो होते थे उन्हें एयर टाइगर्स बोला जाता था और कुछ सुसाइड बॉम्बर्स वाली जो टीम हुआ करती थी उन्हें अगर हम बात करें ब्लैक टाइगर्स बोला जाता था। सुसाइड बॉम्बर्स ये है कि मरने से नहीं डरते थे, जैसे जिहादी होते सर पे कफन बांध के चलते आते ही मरने के लिए है, वैसे ही वो सुसाइड बॉम्बर्स जिन्हें ब्लैक टाइगर्स बोला जाता था। और ये अपने गले में हमेशा साइनाइड की गोली बांध के रखते थे कि अगर कभी ये पकड़े गए तो ये सीधे साइनाइड की गोली निकाल के और खा लेते थे और मर जाते थे ताकि कोई भी राज उनसे कबूल ना करवा पाए। अब इस तरीके से अगर हम बात करें पूरा युद्ध छिड़ गया। ऐसा नहीं था कि राजीव गांधी को इससे पहले भी मारने की कोशिश की गई थी जब राजीव गांधी को गार्ड ऑफ ऑनर श्रीलंका में दिया जा रहा था क्योंकि तमिल टाइगर्स पूरी तरीके से भड़क चुके थे। मगर अगर हम बात करें 1989 में एक बड़ी घटना घटती है जब 1989 में राजीव गांधी की सरकार गिर जाती है बोफोर्स गन घोटाले की वजह से विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनती और विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार क्या करती है, वो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका से वापस बुला लेती है। वो किसी भी तरीके से श्रीलंका में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे। मगर वेल्लू पिल्लाई प्रभाकरन को यह पता था कि अगर राजीव गांधी की सरकार दोबारा बनी तो राजीव गांधी जरूर इंटरवीन करेगा। तो इसी वजह से राजीव गांधी के इंटरवेंशन को रोकने के लिए जब 1991 में चुनाव होने वाले थे, 1989 में वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे कुछ ही साल, एक साल के लिए लमसम, फिर सरकार गिर गई, चंद्रशेखर की सरकार बनी वो भी गिर गई और नए चुनावों फ्रेश इलेक्शन की घोषणा हुई और उसमें ओपिनियन पोल के रिजल्ट्स आ रहे थे कि सबसे ज्यादा पूर्ण बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाने वाली है। अगर कांग्रेस सरकार बनाती है तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? राजीव गांधी बनेगा और राजीव गांधी बनेगा तो फिर इंटरवीन करेगा वो श्रीलंका में, सप्रेस करेगा लिट्टे को। तो वेल्लू पिल्लाई प्रभाकरन ने 5 सुसाइड बॉम्बर्स को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में भेजा उनको असैसिनेट करने के लिए। ये 5 के 5 सुसाइड बॉम्बर्स थे जो मरने से नहीं डरते थे। इसमें से एक का नाम था धाना। धाना पहुंची जब राजीव गांधी तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में रैली करने जा रहे थे। एक महिला ऑफिसर थी, उसने उसको रोकने की कोशिश की मगर राजीव गांधी ने उसको बुला लिया अपने पास और जैसे ही उसने माला पहनाई, उसने प्लास्टिक एक्सप्लोजिव्स पहने हुए थे जो मेटल डिटेक्टर में डिटेक्ट नहीं हुआ था, उसने बटन दबा दिया और राजीव गांधी के चीथड़े उड़ गए और राजीव गांधी के साथ साथ 14 अन्य लोगों की मौत हुई। ये देश के इतिहास में सबसे बड़ा ब्लैक स्पॉट था कि इंदिरा गांधी का पहले ही असैसिनेशन हो चुका था और अब राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ। इसके बाद
कांग्रेस की सरकार बनी, पीवी नरसिंह राव, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री बने, मगर पीवी नरसिंह राव ने श्रीलंकन सिविल वॉर में अपना कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाया। उन्होंने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को वापस बुला लिया। श्रीलंका में ये सिविल वॉर 2009 तक चला और 2009 में वेल्लुपिल्लाई प्रभाकरन को मार गिराया गया श्रीलंकन गवर्नमेंट के द्वारा और वेल्लुपिल्लाई प्रभाकरन के पूरे परिवार का खात्मा किया गया। क्योंकि अक्सर हमने पिक्चरों में देखा है कि हीरो के लड़के को अगर छोड़ दो तो वो बड़ा होके क्या होता है, बदला लेता है। तो उसके बच्चे, परिवार, सबको मार दिया गया ताकि सिविल वॉर की कोई दोबारा गुंजाइश ना बचे श्रीलंका में। तो इस तरीके से एक श्रीलंकन सिविल वॉर ने इंडिया पे प्रभाव डाला और इंडिया के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर को असैसिनेट करवा डाला। क्या करवा डाला? यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया के असैसिनेट करवा डाला। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। सिर्फ फौज के लोगों को नहीं कि भाई सिर्फ फौज के लोग शहीद हो रहे हैं उन्हीं के लिए आप आंसू बहाएंगे। देश का वो प्रधानमंत्री वाकई जिसने देश के लिए अपनी जान दे दी, जिसकी माता श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी देश की रक्षा के लिए ही अपनी जान दे दी, इतने बड़े अहम फैसले उठाए, रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स सेक्शन में बताएंगे कि राजीव गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है और ये कहाँ पे है। जैसे इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम शक्ति स्थल है और ये दिल्ली में है। महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम राजघाट है और ये दिल्ली में। वैसे ही आप अब मुझे कमेंट बॉक्स सेक्शन में बताएंगे कि राजीव गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है और ये कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो 21 मई 1991 की तारीख हमारे लिए काफी अहम है। नेशनल एंटी टेररिज्म डे हम मनाते हैं और राजीव गांधी को आज की डेट में याद किया जाता है। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।